खाना जगह। अंशु H2O सिटी 10 एकड़ में फैला पहला दिल्ली NCR बेस्ड टाउनशिप अब शिवाला पटना में। अंशु होम, सच करे आपके सपने। नमस्कार, मैं हूं सूर्या बर्थवाल। बीते हफ्ते की बड़ी खबरें आप सभी का स्वागत है। बीते हफ्ते जिन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, आज अगले आधे घंटे में उसी की करेंगे बात। बीते हफ्ते एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया जब केंद्र सरकार ने सियासत से वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए ऐलान कर दिया। सरकार ने कुछ प्रमुख लोगों को छोड़कर बाकी सभी को गाड़ी से लाल बत्ती हटाने का आदेश दिया। आदेश 1 मई से प्रभावी होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में बढ़ते वीवीआईपी कल्चर पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने सभी नेताओं, जजों और सरकारी अफसरों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का फैसला लिया है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के सीएम, मंत्री और सभी सरकारी अफसरों के वाहन शामिल हैं। अब केवल एम्बुलेंस, फायर सर्विस जैसी आपात सेवाओं, पुलिस और सेना के अधिकारियों के वाहनों पर ही नीली बत्ती लगेगी। यह फैसला 1 मई से लागू होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया था कि कैबिनेट ने आपात सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों से बीकन बत्तियां हटाने का फैसला किया है। इसके लिए संबंधित नियमों में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हालांकि यह भी कहा कि फैसले की अधिसूचना जनता से राय के बाद जारी की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी रूट चार्ट के नियमित ट्रैफिक में एयरपोर्ट गए थे। संभवतः उसी वक्त पीएम ने वीवीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला ले लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में अनावश्यक लाल बत्तियां हटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्तियों को स्टेटस सिंबल करार देते हुए कहा था कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, एम्बुलेंस और फायर सर्विस, पुलिस और सेना को छोड़कर किसी को भी लाल बत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। और लाल बत्ती पर सियासत के कई रंग भी देखने को मिले और इस दौरान केंद्र सरकार ने 1 मई से लाल बत्ती कल्चर खत्म करने का ऐलान कर दिया। क्या हुआ इसका झारखंड में असर, ये भी आपको दिखाते हैं। लाल बत्ती का कल्चर खत्म करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर झारखंड में अमल हो रहा है। वीवीआईपी और वीआईपी की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाई जा रही है। लाल और पीली बत्ती हटाने वालों में सरकार के मंत्री, विधानमंडल के विभिन्न कमेटियों के सभापति और अनुमंडल से सचिवालय में बैठे आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। राज्य में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई मंत्रियों ने अभी तक लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया और इस फैसले के बाद कई मंत्रियों, विधायक और बोर्ड निगम के अध्यक्षों ने भी अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा दी है। केंद्र के इस फैसले को झारखंड बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी सराहा है। वीआईपी कल्चर को समाप्त करना, हम राजनीतिक पार्टी हैं। 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा और सदा राज्य करने के लिए उन्होंने शासन किया। भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने यह बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। देखिए, बढ़िया कदम है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इस तरह का जो एक वीवीआईपी कल्चर डेवलप हो गया था, उससे असुविधा होती थी लोगों को। बहुत अच्छा कदम है, हम लोग स्वागत करते हैं और सभी लोग इसका अनुकरण करें। फैसला ऐतिहासिक बताया जा रहा है और सराहनीय भी, लेकिन साथ ही श्रेय लेने की होड़ भी नजर आती है। देखना होगा कि विपक्ष से सीख लेकर सरकार हूटर को बंद करने पर क्या फैसला लेती है। रांची से सूरज कुमार, न्यूज इंडिया।
बीते हफ्ते बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शुमार रहा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को साल 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस के 25 साल बाद ये फैसला दिया। इसके बाद बीते हफ्ते एक बार फिर से सेकुलरिज्म को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो चली है। पच्चीस साल पहले हिंदुत्व की लहर उठी थी। राम मंदिर वहीं बनाने की जिद लिए लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से निकले थे। राम के नाम पर जिस तरह यात्रा को हिंदू उन्माद के पंख लगे, उससे लगने लगा कि अब युग बदलने वाला है। समाजवाद खात्मे की ओर है, वामपंथ का अंत करीब है और सेकुलरिज्म अंतिम सांस गिन रहा है। लेकिन अप्रत्याशित तरीके से उन्माद के वेगवान रथ को लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सीमा पर ही रोक दिया। समस्तीपुर में आडवाणी गिरफ्तार किए गए और ये एहसास फिर तरोताजा हुआ कि वामपंथ जिंदा है, समाजवाद बाकी है और सेकुलरिज्म में अभी जान है। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। धार्मिक उन्माद की लहर जो समस्तीपुर में आकर थम गई थी, जिसे रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने सत्ता की भी परवाह नहीं की। क्या वो लालू आज ईमानदारी से सेकुलरिज्म की बात कर सकते हैं? क्या ठंडे बस्ते में पड़े वामपंथी, वैचारिकता के आधार पर खोखले हो चुके समाजवादी और वोट बैंक की सियासत तक सिमट रही सेकुलर ताकतें क्या 25 साल पहले का इतिहास दोहरा सकती है? क्या समस्तीपुर से आगे का रास्ता तलाशा जा सकता है? क्योंकि भले ही केंद्र की सरकार पर लोकतंत्र की जिम्मेदारी का भारी बोझ हो, लेकिन कहीं न कहीं सांप्रदायिक आधार, वैचारिक उन्माद, टकराव की सियासत और हिंदुत्व के लिए आग्रह अभी भी बीजेपी का मूल आधार है। जिन लोगों ने उन्माद की लहर को 25 साल पहले रोकने का साहस दिखाया था, उन्हें आज देश की सबसे ऊंची अदालत का सहारा है। इतिहास का एक सच ये भी है कि आडवाणी के रथ के सारथी उस वक्त नरेंद्र मोदी थे। वो नरेंद्र मोदी जो आज लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक बन गए हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी के अश्वमेघ का घोड़ा कई राज्यों में कमल खिलाता दौड़ रहा है। लेकिन रास्ते में कहीं तो समस्तीपुर आएगा। क्या आज सेकुलर ताकतों में वो दमखम है कि इस घोड़े की लगाम खींच सकें? स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले हर बार तीसरे मोर्चे की कवायद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार रणनीति तीसरे के बजाय दूसरे मोर्चे को ताकत देने की हो रही है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि दूसरे मोर्चे का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई राज्यों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की।
दरअसल इस बार कोशिश तीसरे मोर्चे के बजाय एनडीए के खिलाफ दूसरे मोर्चे को ही मजबूत करना है। नीतीश कुमार ने कई बार समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर आने का सुझाव दिया। लिहाजा कांग्रेस को भी लगता है कि बिहार का मोर्चा अगर बीजेपी को रोक सकता है तो राष्ट्रीय स्तर पर बना मजबूत मोर्चा भी केंद्र में बीजेपी को रोक सकता है। फॉर्मुलेशन क्या होगा ये तो सब लोग बैठेंगे, अभी तो इनिशिएशन है, एक माइंड बनाने की बात है कि हाँ इस तरह का एक फॉर्मेशन बने, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसलिए कांग्रेस इसका लीड ले और इस तरह का फॉर्मेशन बनाए, और फिर जब फॉर्मेशन बनेगा तब फिर कोर्स ऑफ स्ट्रैटेजी तय होगी कि कैसा होगा क्या होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ मिलाने के बावजूद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब मंथन में यही विचार किया जा रहा है कि एनडीए विरोधी तमाम दलों को एक मंच पर साथ आना चाहिए था। देखिए, नीतीश कुमार जी के जो पूरे देश में जो कार्यक्रम बन रहे हैं वो कहीं न कहीं जो उनके कार्यक्रमों को एक राष्ट्रव्यापी जो स्वीकृति मिली है, जिस तरह से अलग अलग हिस्सों से उन्हें आमंत्रण मिले हैं, उससे ये जरूर साफ हो रहा है कि उनकी एक राष्ट्रीय नेता की जो छवि है वो पूरे देश में है। हो सकता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव एनडीए और दूसरे मोर्चे के बीच हो, लेकिन बीजेपी ने दूसरे मोर्चे की सफलता की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कुछ भी कर लें, अब बिहार और देश की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं जाकर के। जनता ने परख लिया है। 16 महीने के शासन में सरकार ने जनता का विश्वास खो चुकी है जाकर के, और तीनों का तीन रास्ता जाकर के है, और कहीं इनके पास कोई रणनीति है ना कोई सिद्धांत है जाकर के, और ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बेमेल गठबंधन जो किया जाकर के, तो देश की जनता समझती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से जोर आजमाइश जारी है, लेकिन समाजवादी, वामपंथी और सेकुलर दलों को जोड़ना तराजू पर मेंढक तोलने से कम नहीं है। अमूमन चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर पसीना बहाया जाता है, लेकिन इस बार एनडीए के खिलाफ पूरी रणनीति बदली नजर आ रही। अब विरोधी तीसरे मोर्चे नहीं दूसरे मोर्चे को ही मजबूत करने में जुटे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कुछ इसी कोशिश में कई राज्य का दौरे भी कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल तीसरे मोर्चे के बजाय दूसरे मोर्चे को मजबूती देने की कोशिश जरूर हो रही, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा? कैमरामैन मोहित के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। राइट टू एजुकेशन एक्ट के सख्त आदेश के विरोध में माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन एकजुट होकर न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल सरकार ने फरमान जारी किया कि जो प्राइवेट स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे उन्हें बंद कर दिया जाए। एक्ट के प्रावधान को लेकर एसोसिएशन सख्ते में है। राजधानी रांची में तकरीबन 800 निजी स्कूल हैं जो बच्चों को बुनियादी शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, लेकिन इनमें से कई स्कूल ऐसे हैं जिनके पास लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं। ऐसे में ये स्कूल राइट टू एजुकेशन के नियमों पर खरे नहीं उतरे। सरकार ने ऐसे स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया है। कई जिलों में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सरकार की इस कार्रवाई से माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन सख्ते में है। उनका तर्क है कि नियमों को थोड़ा लचीला किया जाए ताकि गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। सरकार की तरफ से सिर्फ धमकी मिल रहा है। स्कूल लगातार बंद किया जा रहा है। गढ़वा जिला में बंद कर दिया गया है, खूंटी में बंद कर दिया गया है, और आपको अभी करंट में जो है चाईबासा में 38 स्कूल पर कार्रवाई हुई है, और रांची में पूरा इन लोगों ने मूड बना लिया है कि जो है हम कहीं न कहीं कोई न कोई पेपर इसको पकड़ेंगे और सब जो है स्कूल को बंद करने की कोशिश करेंगे। इस मसले पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान का कहना है कि रघुवर सरकार बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों की दलील सरकार के सामने रखी जाएगी। जैसे अभी मसला आया कि क्या है कि इसको हल ढूंढने का हम लोग कोशिश करेंगे कि कितना पर और भी हो सकता है और सरकार उनको दे, तो इस पर मैं पहल करूंगा और जो जायज़ मांगे है मैं इंशाअल्लाह पूरा करवाऊंगा। और हमारे वजीर आला ने भी जनाब रघुवर दास जी ने 2 चीज़ों पर जोर दिया, और ख़ासकर मैं पूरा अक़लियतों का नहीं, मुस्लिम समाज के लिए तालीम, और तालीम के लिए जितनी भी मदद होगी जनाब रघुवर दास जी सूबे में आपका
मदद करेंगे। बहरहाल मुस्लिम कम्युनिटी जैसे पिछड़े समाज के लिए शिक्षा संजीदा विषय है। ऐसे में अगर नियमों की कठोरता मासूम बच्चों की तालीम को कुचलती है तो शायद ये ठीक नहीं होगा। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। झारखंड सरकार के निर्देश के बाद रांची में खुले में मांस बेचने वाले कारोबारियों पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। मीट कारोबारियों का सवाल है कि क्या हुआ वो अपराध के रास्ते पर चल पड़े। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड सरकार के निर्देश के बाद रांची में अवैध मांस विक्रेताओं पर नगर निगम प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत रांची में खुले में मांस बेच रहे विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के मीट और चिकन को कब्जे में ले लिया गया और उन पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही दुकानदारों को ये चेतावनी दी गई कि आगे अगर दुकानदार कानून का उल्लंघन करके खुले में मांस की बिक्री करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि सरकार के द्वारा बुचड़खाना बंद कराया जा रहा है, उसी क्रम में हमें मालूम पड़ा कि हरमू बाजार में खुलेआम मुर्गा मछली का दुकान खुला हुआ। इसी अभियान के अंतर्गत हम लोग यहाँ आए तो देखे सही में खुला हुआ था। अभी फिलहाल हम लोग जब्त किए हुए थे। दुकानदारों द्वारा यह बोला गया कि अब कल से ये दुकान कभी नहीं लगाएंगे। कल से क्या, अभी से ही नहीं लगाएंगे। तो अभी फाइन करके इनको छोड़ दिया गया है, लेकिन चेतावनी दे दिया गया है कि अगली बार से ये नहीं करेंगे। शहर में क्या और भी कई अवैध जो इस तरह से बिल्कुल सारे जगह पे ये चल रही है। हमारा नगर निगम की इस कार्रवाई पर मांस विक्रेताओं में खासा रोष देखने को मिला। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए कार्रवाई कर दी, जिसके चलते हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये कह रहे मांस मछली मुर्गा मत बेचो, तो ये जो हम लोग का धंधा चल रहा है वो हम लोग कहाँ से करेंगे? गरीब आदमी खाएगा कमाएगा क्या? गरीब आदमी कमाएगा खाएगा क्या? अगर सरकार को ये चीज करना ही था तो पहले इस चीज का सुविधा दे देता, उसके बाद सरकार करता तो आदमी चलिए कुछ कर भी सकता था। इससे पहले सुविधा करने से पहले आदमी बोल रहा गोटा बेचने के लिए, मतलब गोटा बेचेगा तो आदमी घर में ले जाके आखिर काटेगा ही ना, बिना काटे तो खाएगा नहीं। तो चीज जब यहाँ काट रहे हैं या घर में काटेगा तो काटना तो है ही सबको। आप लोग का रोजगार छीन चुका है, अब आप लोग क्या करिएगा? अब रोजगार सरकार रोजगार नहीं देगी तो हम लोग को क्या कर सकते हैं? जो भी होगा रास्ता में आदमी जो देखेगा वो कर सकता है। मान लीजिए इसी से क्राइम बढ़ रहा है। आज देखिए कम से कम नहीं उतने रांची में कम से कम लाखों दुकान है, एक दुकान से कम 10 आदमी का पेट चलता है। लाखों 10 लाख आदमी बेरोजगार हुआ, 10 लाख आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ से खाएगा? सरकार को इसका व्यवस्था देना चाहिए ना। बहरहाल अवैध बूचड़खाने बंद करने के निर्देश को आज 21 दिन हो गए हैं और प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इस तरह की कार्रवाई से हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में सवाल ये कि लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या अपराध के रास्ते पर चल दें? रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के मौके पर पटना में देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ राजनीतिक मुद्दों को भी हवा दे दी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल पर हुए इस कार्यक्रम में करीब 20 राज्यों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी पटना पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में असहिष्णुता और आपसी टकराव के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि अब गांधीवादी विचारक ये तय करें कि देश को कैसे चलाया जाए। आज के युग में जो दौर चला, हर तरफ टकराव का दौर है, असहिष्णुता का दौर है। इस दौर में आज भी गांधी जी का विचार प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में देश को आगे बढ़ाने के लिए गांधीवादी विचारकों को ही तय करना पड़ेगा कि हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, हमारी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, क्या कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए हमने सबको आमंत्रित किया।
इस कार्यक्रम में बिहार सरकार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी आमंत्रित किया था। गृह मंत्री की गैर मौजूदगी पर सीएम नीतीश कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम राजनीति से ऊपर था, लेकिन जो नहीं आए उनका भी स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अवसर पर तो हमने सबको आमंत्रित किया था। कोई पार्टी नहीं जो बिहार में एग्जिस्ट करती है उनको हम लोगों ने आमंत्रित नहीं किया होगा, लेकिन आना ना आना तो उन पर निर्भर है। लेकिन हम लोगों ने आमंत्रित किया। हमने तो केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी आमंत्रित किया, उन्होंने सहमति दे दी। और गृह मंत्री को आमंत्रित करने के पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि एक तो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी के बाद वरिष्ठतम मंत्री माने जाते हैं, और दूसरा देश के गृह मंत्री और जो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के दौर में किया गया, वह गृह मंत्रालय के द्वारा ही देखा जाता है। तो इसलिए हमने उनसे भी आमंत्रित किया, सहमति उन्होंने दे दी थी, लेकिन अंतिम मौके पर जिस कारण से भी हो वे नहीं आए। हमने तो सभी दलों को आमंत्रित किया, दलगत भाव से ऊपर उठकर किया, सबको आमंत्रित करेंगे। नीतीश ने इस कार्यक्रम में कहा कि बिहार सरकार हर घर तक गांधी के विचारों को पहुंचाने में जुटी है, लेकिन गांधी के विचारों से इतर मंच पर राजनीति के भी कई रंग देखने को मिले। पटना से अमित कुमार, न्यूज इंडिया। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग कर रही है। लिहाजा महात्मा गांधी को भी दोनों सरकारों के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से बांट लिया है और ये खबर भी बीते हफ्ते सुर्खियों में रही। ये तेरा गांधी है जो नकली है और ये मेरा गांधी है जो असली है। बिहार की सियासत में चंपारण सत्याग्रह के नाम पर मची क्रेडिट लूटने की होड़ में सियासतदानों ने गांधी को भी बांट दिया है। केंद्र सरकार के मंत्री पूरे तामझाम से अपने गांधी को ओरिजिनल साबित करने में लगे हैं और महागठबंधन के गांधी को डुप्लीकेट बताकर बिहार सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में लगे हैं। हमारे गांधी ओरिजिनल हैं। भारत सरकार के जो गांधी जी हैं ना, वही ओरिजिनल हैं और सब डुप्लीकेट है। हद तो तब हो गई जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पर दोनों अपने अपने गांधी को लेकर चंपारण यात्रा करने के लिए पहुंचे, तो पहले स्टेशन पर ही महागठबंधन और एनडीए में गांधी को लेकर झीना झपटी हुई। बिहार सरकार के गांधी की प्रतिरूप भोज नंदन सिंह को मोतिहारी के लिए खुलने वाली सज-धज कर तैयार स्पेशल चंपारण सत्याग्रह शताब्दी ट्रेन में बीजेपी नेताओं ने चढ़ने नहीं दिया और अपने गांधी के प्रतिरूप राजेंद्र कुमार राठौर को बीजेपी नेताओं ने जबरन स्पेशल ट्रेन में बैठाकर मोतिहारी के लिए निकल गए। सब सर्वव्यापी है। जो राज्य के द्वारा पहले से गांधी जी थे, उनको ये लोग जबरन मुजफ्फरपुर कहीं से दूसरे जगह से ले आकर के जो भोज जी सिंह जी के को पहले से रखा गया था, भोजनंदन सिंह जी को जो राज्य के द्वारा रखा गया था, उनको किस तरह से ये लोग गांधी जी के नाम पर जिस तरह अपमानित करने का काम किया है लोग, गांधी जी का दिल भी इनको सरापने के लिए पीछे नहीं हटे। सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर जिस तरह से नेताओं द्वारा किसानों मजदूरों की अनदेखी कर वोट की खातिर गांधी को आपस में बांटा जा रहा है, जिससे आम जनता काफी आहत दिख रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले चंपारण सत्याग्रह को भुनाकर और ये नेता अपनी वोटों की राजनीति की इमारत खड़ी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता इस चीज़ पर काफ़ी नज़र लगाकर देख रही है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह वर्ष का ये औचित्य है क्या? पूरे नेता और जनता के बीच में जिस प्रकार का विभाजन दिखाई दे रहा है, एक बड़ी रेखाएं खींची हुई है। बहरहाल ये मेरा गांधी ये तेरा गांधी कर आपस में मोहनदास करमचंद गांधी को बांटने वाले नेताओं से इतर आम लोग सत्याग्रह के इस शताब्दी वर्ष में अपने गांधी को ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने किसानों और मजदूरों को अंग्रेज जमींदारों से मुक्ति दिलाई थी। मोतिहारी से ब्रजेश झा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।